हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों को 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, तो बहुत से स्टूडेंट का ये डिमांड था कि मैम जिस तरह से आप सेकंड सेमेस्टर का यूट्यूब पर को करिकुलर स्टार्ट किए, उसी तरह से हम लोग का भी 4th सेमेस्टर का भी यूट्यूब पर को करिकुलर स्टार्ट कर दीजिए। तो उन्हीं के डिमांड पर मैंने स्टार्ट किया है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जो कि आप लोगों का 4th सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, इसके पूर्व लेक्चर में मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया है फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है, और उसके मतलब ऑब्जेक्टिव एंड एम्स जो थे वो हो गया है। और आपका एम्स में मतलब ब्लूम और उसके साथियों का जो एम्स था वो आपका इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को 3 तत्व बताया गया था, जिसमें था ब्लूम के द्वारा बताया गया था संज्ञानात्मक क्षेत्र था, भावनात्मक क्षेत्र और मनोप्रेरक क्षेत्र था। ठीक है स्टूडेंट, ये ब्लूम का था। और इसी ब्लूम और उनके साथियों के जो एम्स थे उसी को बहुत से विद्वान ने मान्यता दी कि ये जो आपका एम्स है वो सही है। ठीक है स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को ये फिजिकल एजुकेशन के प्रति जो मिथ्या है यानी गलत धारणा होती है उसको आज एक्सप्लेन करूँगी, आज उसी के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं फिजिकल शिक्षा के संबंध में मिथ्या धारणा यानी मिसकॉन्सेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिसकॉन्सेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन। स्टूडेंट, तो पहला जैसे है आपका धन की बर्बादी यानी वेस्टेज ऑफ मनी। इसमें क्या है, इसमें बहुत से मतलब व्यक्ति ये सोचते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो आपका क्या है, वेस्टेज मनी है, यानी उसमें धन की बर्बादी अधिक होती है। उनका मानना ये होता है कि खेल पर खर्च ज़्यादा होता है, और अगर हम अपने बच्चे को खिलाड़ी बनाते हैं तो उनके लिए महंगे उपकरण खरीदना पड़ेगा, उनके लिए एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो इससे क्या है, ये कॉस्टली है, इसमें क्या है धन वेस्ट होता है। अगर वो अच्छा न निकल पाए तो बेकार हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा जबकि नहीं है ये। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें सरकार के द्वारा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, और ऐसे इसमें क्या होता है, संस्था के द्वारा भी खिलाड़ी लोग को बुलाया जाता है, जिसमें उनको खेल से संबंधित यानी जो जिस खेल के वो स्पेशलिस्ट है उससे संबंधित उनको किट या उपकरण दिए जाते हैं, जिससे कि क्या हो सके, वो आगे प्रोग्रेस कर सके। इसलिए क्या है, धन की बर्बादी जो मतलब लोग सोचते हैं यहाँ पे क्या है, वो ये गलत धारणा है। दूसरा है आपका खराब सामाजिक स्थिति। हाँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुअर सोशल स्टेटस। तो जैसे इसमें लोग क्या समझते हैं कि जिनका कोई लेबल नहीं होता है ना, जिनका कोई स्टेटस नहीं होता है, वही लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को खेल में भेजते हैं। या एक तरह से मान के चलिए जिनको मतलब समाज में कोई भी मान्यता नहीं प्राप्त है, मतलब अच्छा सोसाइटी से वो लोग बिलोंग नहीं करते हैं, तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को खेल में भेजते, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अगर जो भी फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझता है तो वो अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे उसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जिनके लिए खिलाड़ी बहुत अधिक मेहनत करता है। ठीक है, तो खेल से संबंधित भी तो हमें अर्जुन पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है। तो ये क्या है, ये सब खेल से ही संबंधित है ना। अगर उसमें बच्चा हमारा निकल जाता है और इस पुरस्कार में शामिल हो जाता है तो क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक सामाजिक जो लेवल है या स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये खराब सामाजिक स्थिति भी यहाँ पे क्या है, लोगों की गलत धारणा है। आइए स्टूडेंट, कुछ हमने इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ के बताया है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी पुरस्कार खेल रत्न का किस सन में शुरू किया गया था? तो ये आपका था 1991-1992 ईस्वी में क्या किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। ये किससे संबंधित है? तो यह भारत सरकार के खेल तथा युवाओं मामलों के मंत्रालय द्वारा क्या होता है, ये मतलब ये पुरस्कार जो है आपको दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है,
ये कौन सा पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार खेल रत्न जो है वो ये किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। देखिए फिर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट कि पहले मान लीजिए 1991-92 में क्या था, उसको राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से हम जानते थे, लेकिन बाद में इसी का नाम चेंज करके यानी 2021 में, अभी मान लीजिए अभी 2 साल पहले की बात है कि 2021 में इसी राजीव गांधी पुरस्कार को का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। क्या कर दिया गया स्टूडेंट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद कौन थे, आपके क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद जैसे रखा गया नाम, तो वो कौन थे, तो हम क्या बताएंगे कि ये हॉकी के सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। ठीक है, उन्हीं के याद में इस पुरस्कार का नाम क्या रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया स्टूडेंट। फिर है आपका तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट इसमें विश्राम की अवधि। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्ट पीरियड। तो जैसे कई लोग ये मानते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है की अवधि जो होती है विश्राम की अवधि होती है, क्योंकि उनका मानना होता है कि इसका शैक्षणिक मूल्य कुछ नहीं, यानी कि ये मतलब एजुकेशन यानी शिक्षा की दृष्टि से इसका कोई मतलब यूज नहीं है, इसलिए इसको क्या मानते हैं, विश्राम की अवस्था मानते हैं। जबकि यह गलत होता है, क्योंकि इसमें क्या है, निश्चित रूप से अकादमिक महत्व होता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी तो आपका डिग्री मिलता है, तो ये क्या हुआ, ये आपका गलत हो गया। चौथा है आपका अनुशासनहीनता की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो लीड्स टू इनडिसिप्लिन यानी अनुशासन की ओर ले जाता है। तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति पाई जाती है या अनुशासनहीनता की तरफ उन्हें वो ले जाता है, तो जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी या फिजिकल एजुकेशन जो है आपका वो क्या करता है, वो बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखाता है। खेल्स का पहला ही रूल होता है कि आप बिल्कुल मैनर में और रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो लोगों की धारणा है अनुशासनहीनता की ओर ले जाता है, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीड्स टू इनडिसिप्लिन, ये आपका क्या है, गलत है स्टूडेंट। फिर है आपका पांचवा है केवल खेलों में हिस्सा लेना। ठीक है, केवल खेलों में हिस्सा लेना यानी पार्टिसिपेट्स ओनली गेम कह सकते हैं इसको। तो ये क्या होता है, लोगों का ये मानना होता है कि जो फिजिकल एजुकेशन होता है वो सिर्फ क्या करता है, खेल में पार्टिसिपेट करना सिखाता है, जबकि क्या है, ये बिल्कुल गलत है। ये मतलब फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, फिजिकल एजुकेशन एक स्टूडेंट की या एक व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से चेंज कर देता है, न कि आपका सिर्फ खेलों में हिस्सा लेने से ही ये संबंधित है स्टूडेंट। तो आई होप ये 5 पॉइंट्स आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्य धारणा है। ठीक है, आपको इसी 5 में पॉइंट दे देगा, जैसे धन की बर्बादी दे देगा, खराब सामाजिक स्थिति दे देगा। ठीक है, विश्राम की अवधि है, अनुशासनहीनता की तरफ ले जाता है, केवल खेलों में हिस्सा लेना। तो ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को उसमें आपको आ सकते हैं। ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। आइए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया है। जैसे आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो एग्जामिनर के मूड को आप नहीं जानते, हो सकता है कि वो पूछ ले कि जैसे 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने प्लेयर को दिया गया है ना, तो आप क्या बताएंगे कि जो प्लेयर हैं वो कितने हैं, 12 हैं। 12 खिलाड़ियों को क्या किया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उन कौन कौन से खेल में है और कौन कौन से प्लेयर हैं, ये आप लोगों को मैंने बाय नेम यहाँ पर लिखा है। जैसे एथलेटिक्स में कौन है, तो आपका नीरज चोपड़ा है। एथलेटिक्स में कौन है फर्स्ट नंबर पर, ये नंबर वाइज आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। ठीक है, एथलेटिक्स में कौन हो जाए, नीरज चोपड़ा। दूसरे नंबर पर क्रिकेट है तो इसमें मिताली राज। तीसरे नंबर पर कुश्ती तो रवि कुमार। चौथे पर हॉकी तो मनप्रीत सिंह। और 5वें नंबर के प्लेयर है, मतलब हॉकी में ही 5वें नंबर के प्लेयर कौन है, श्री जेस PR। और 6वां है बॉक्सिंग, जिसमें आपके लीना बोगार्डिन। ठीक है, 7वां है आपका फुटबॉल, सुनील छेत्री। 8वां है
8वां है पैराशूटिंग। इसमें कौन है? अवनी खेरा। और 12वें नंबर के जो प्लेयर हैं मनीष नौराल। ठीक है, 12वें नंबर के प्लेयर भी इसमें शामिल है पैराशूटिंग में। 9वां है आपका पैरा बैडमिंटन, जिसमें प्रमोद भगत और कृष्णा नागर हैं, जो कि कृष्णा नागर कौन से नंबर के प्लेयर हैं? 10वें नंबर के प्लेयर हैं। 11वां है आपका पैरा एथलेटिक्स, जिसमें कौन है? सुमित अंतिल हैं। तो ये 12 प्लेयर के नाम भी आप लोगों को या आई होप याद हो गया होगा। तो इसे आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। इसमें टोटल आप लोग को 8 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट है विकास क्रियाएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत क्या आता है? यह आसन यांत्रिकी शारीरिक स्वास्थ्य के कारकों के रूप में व अन्य क्रियाओं का ज्ञान देती है। यानी विकास की जो विकास क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत क्या आएगा? आसन यांत्रिकी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य के कारकों के रूप में अन्य क्रियाओं का ज्ञान देती है। किसके अंतर्गत आता है? आपका विकास क्रियाओं के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका यौगिक क्रियाएं, यानी यौगिक एक्टिविटीज़। यह क्या होती है? यह अलग अलग आसन या प्राणायाम क्रियाओं का ज्ञान देता है ना। इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग योगा से संबंधित आसन बताते हैं और अलग अलग क्या होता है? प्राणायाम क्रियाएं भी शामिल होती है। किस में? आपकी योगी क्रियाएं में। तीसरा है आपका जल क्रियाएं, यानी वाटर एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत क्या होता है? यह जल सुरक्षा, तैराकी, जल गति कौशल व जल संबंधी खेल क्रियाओं के विषय में सिखाता है। ठीक है, जल क्रिया यानी वाटर एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगा? तो जल सुरक्षा, तैराकी, हाँ, और जल गति कौशल और जल संबंधित खेल जैसे तैरना, हाँ, उसमें स्विमिंग करना, ये सब क्या? तैरना और स्विमिंग करना एक ही है। और जल में बहुत सारी क्रिया देखते हैं, जैसे कि अंदर कोई चीज़ गया और हम उसको कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या होती? इसी के अंतर्गत आती है। हम अपनी तैरते समय अगर हम डूब रहे हैं तो हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ये सब का नॉलेज किस में दिया जाता है? आपका जल क्रिया में दिया जाता है। चौथा है आपका आत्मरक्षा क्रिया, यानी सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज़। यह क्या होता है? यह जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट आदि आत्मरक्षा क्रियाएं सिखाता है। ठीक है, आत्मरक्षा क्रियाओं के अंतर्गत क्या कौन कौन सा आता है आपका? तो जूडो है, कराटे है, मार्शल आर्ट है। क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट जो हैं वह मतलब किससे संबंधित हैं? तो क्या उसमें ऑप्शन में आपको दे देगा आत्मरक्षा क्रियाएं, जल क्रियाएं, विकास क्रियाएं, योगिक क्रियाएं। तो हम किस पे जाएंगे स्टूडेंट? हम जाएंगे कि आत्मरक्षा क्रियाएं से संबंधित क्या है? हमारा जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है आपका 5वां खेल तथा खेल कूद, यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये क्या? यह फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस टेबल या नेक्स्ट है बास्केटबॉल, एथलीट्स, ये सब आदि जो जितने भी आधुनिक खेल हैं, वर्तमान समय में जितने भी खेल हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके खेल तथा खेल कूद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका मनोरंजक क्रियाएं, यानी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, यानी मनोरंजन के तौर पर हम कौन कौन सा गेम खेलते हैं। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा? शतरंज है, घुड़सवारी है, कैरम, लूडो, शिकार, लोक नृत्य, ये सब क्या होता है? आपका मनोरंजक क्रियाओं के अंतर्गत होता है। ठीक है स्टूडेंट। लयबद्ध क्रियाएं, तो यह स्वतंत्र क्रिया, इसमें क्या होता है लयबद्ध में कि यह स्वतंत्र क्रिया, प्रातःकाल व्यायाम यानी एक्सरसाइज, फिर एरोबिक एक्सरसाइज और अन्य संबंधित क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज को हम क्या समझते हैं? जैसे सुबह उठकर मतलब तेज दौड़ना, ठीक है, तेज दौड़ना, भागना, खेती बाड़ी का कार्य करना, बागवानी को मतलब सजाना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? आपका एरोबिक व्यायाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका जिम्नास्टिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्या है आपका? जिम्नास्टिक क्रियाएं। इसमें क्या है? तो यह साधारण दक्षता बिना उपकरणों या यंत्रों की दक्षता, औजारों के साथ दक्षता व अन्य क्रियाओं से संबंधित होता है। जिम्नास्टिक क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? मतलब ये आपकी
ये आपकी किससे संबंधित है? साधारण दक्षता, यानी मतलब एक बिल्कुल एक कॉमन, जैसे कोई कौशल हो। दक्षता मतलब कोई चीज़ हमने धारण किया या उपाधि के तौर पर लिया। तो बिना उपकरण या यंत्रों की दक्षता, इसमें सब कुछ आपको मतलब सिखाया जाता है जिम्नास्टिक क्रिया में। इसमें कौन सा देश आपका सबसे नंबर 1 पे है? तो जापान जो है देश आपका जिम्नास्टिक क्रियाओं में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है स्टूडेंट। तो आई होप ये 8 पॉइंट्स क्या है इसके, मतलब फिजिकल एजुकेशन का क्षेत्र है। कब किस समय में? तो प्रेजेंट समय में, यानी वर्तमान समय में इसका स्कोप के कितने पॉइंट्स है। तो आप ये सारे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, और किसके अंतर्गत कौन सा आता है ये आप इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट। हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मैंने एक यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, आप लोगों को अधिकतर इसमें पूछा जाएगा कि 3R का मतलब क्या होता है। तो रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। 3R का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, और 3M का मतलब होता है मैन, मटेरियल और मेथड। ये आपका पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि 3R संबंधित है और 3M संबंधित है। तो हम क्या बताएंगे, ये फुल फॉर्म है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामान्य शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा का संबंध, यानी जो साधारण जनरल जो एजुकेशन है उसके साथ फिजिकल एजुकेशन का क्या संबंध है, ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, इसका हेडिंग है आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन रिलेशन विथ जनरल एजुकेशन। तो इसमें है आपका, यह विद्यार्थियों को तत्परता का पाठ सिखाता है। तो सही बात है, आप जितने भी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट लोग को आप देखेंगे तो वो क्या करेंगे, वो बहुत एक्टिव रहते हैं। तो क्या है, उनमें तत्परता का पाठ किसके द्वारा आता है? फिजिकल एजुकेशन के द्वारा आता है। दूसरा पॉइंट है, यह विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण में सुधार लाता है। ये भी आपका सही है। तीसरा है आपका, यह शरीर क्रियाओं का ज्ञान देता है तथा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है, ठीक है। जो मतलब ये क्या है आपका शारीरिक शिक्षा जो सामान्य शिक्षा के साथ मिल जाता है, तो ये क्या करता है, वह शरीर की क्रियाओं को बताता है, और मतलब कैसे आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये मतलब संपूर्ण विकास के, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में क्या होता है, आपका शारीरिक शिक्षा सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका, यह एकीकृत शैक्षिक पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा हो सकता है। तो ये भी बात सही है कि यह क्या होता है, यह एकीकृत शैक्षिक पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट है आपका, यह विद्यार्थियों को समाज का उत्पादक सदस्य बनने में समर्थ बनाता है। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खेलते खेलते आगे बढ़ जाता है और प्राइज जीत लेता है, तो क्या करता है, उससे उस गांव का नाम रोशन होता है, और वहाँ के जो भी बच्चे होंगे उनका मतलब उसको अपना आइडियल मानकर उसी पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, वह मतलब विद्यार्थी को क्या कर रहा है, समाज का उत्पादक सदस्य बनाने में क्या कर रहा है, समर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि मतलब फिजिकल एजुकेशन का क्या महत्व है। तो मैंने 23 पॉइंट्स आप लोगों को बताया है कि इसके जरिए हम फिजिकल शिक्षा का या फिजिकल एजुकेशन का महत्व को समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका शारीरिक विकास एवं वृद्धि। तो सही बात है कि फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हम शारीरिक विकास भी हमारा अच्छा होता है और वृद्धि भी अच्छी होती है। जैसे मान लीजिए जो बच्चे या जो पेरेंट्स फिजिकल एजुकेशन को महत्व को समझते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट है और ग्रोथ है उस पर ध्यान देते हैं। फिर है आपका दूसरा सर्वांगीण विकास। तो ये भी आपका सही है कि फिजिकल एजुकेशन से क्या होता है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है। बौद्धिक विकास, जैसे क्या करते, एक छोटे बच्चों को हम लोग क्या करते, पहले क्या था, पहले का एजुकेशन ये था स्टूडेंट कि छोटे बच्चों को डांट दबेड़ कर पढ़ाया जाता था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उनको खेल खेल के द्वारा पढ़ाने गया, उससे क्या हुआ, उनका बौद्धिक विकास जो है बहुत तेज़ी से होने लगा। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में का मतलब यहाँ पर है स्टूडेंट कि जैसे जब हम घर का वातावरण छोड़कर जब स्कूल में जाते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन का महत्व सामाजिक विकास में भी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। हम क्या करते हैं, हम कहीं भी स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि वो हमारे गांव के बच्चे मिलेंगे, हर 2-3 गांव 10 गांव शहर से सब बच्चे आते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे एक सोसाइटी होती है, उसका भी हमारे बच्चे का डेवलपमेंट वहाँ पे भी होता है। मतलब
तरह तरह के बच्चों से मिलने पर क्या होता है, हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका सहयोग की भावना का विकास। तो फिजिकल एजुकेशन हमें यह भी सिखाता है कि हमें किसी की मदद कैसी करनी चाहिए, इसलिए सहयोग की भावना का भी विकास होता है। नेतृत्व का विकास तो लाजमी है कि जैसे फिजिकल एजुकेशन है तो आपका क्या है, बहुत सारे मतलब रहेंगे, तो उसमें कैसे हमको लीडरशिप करना है इसका भी विकास हमें सिखाता है। मानसिक डेवलपमेंट भी होता है हमारा फिजिकल एजुकेशन से, पेशी का विकास भी होगा। और नेक्स्ट है आपका शारीरिक फिटनेस, तो ये मस्ट ही है, ये फिजिकल एजुकेशन का एक अहम हिस्सा है। स्वस्थ संवेग और अभिव्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चारित्रिक विकास। नेक्स्ट है आपका चारित्रिक विकास, ठीक है। 11वां नंबर आपका है कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, चारित्रिक विकास। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक विकास। अगला है आपका सामाजिक समायोजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्यक्तिगत समायोजन, यानी आप पर्सनल कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो व्यक्तिगत समायोजन में आएगा। फिर है आपका लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। हाँ, तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में भी क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन का अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है आपका नागरिकता के गुणों का विकास, तो यहाँ भी क्या होती है, यहाँ भी फिजिकल एजुकेशन का महत्व है। फिर है आपका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदतें, मतलब अच्छी आदतों को विकसित करना भी फिजिकल एजुकेशन के महत्व में आता है। खाली समय का सही सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ने से हम खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने से हम क्या करते हैं, खाली समय का सदुपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति और रचनात्मकता, तो फिजिकल एजुकेशन जो होती है मतलब अभिव्यक्ति का और रचनात्मकता, यानी हम अपनी क्रिएटिविटी को कैसे दिखा सकते हैं, ये भी आपका फिजिकल एजुकेशन में इसका महत्व है। फिर खेल भावना का विकास करना। नेक्स्ट है मानसिक शांति। अगला है राष्ट्रीय एकता की भावना। हाँ, तो जैसे आप देखते हैं कोई भी हम बड़े पैमाने पर जब स्पोर्ट्स होता है तो सब वो देश, विभिन्न देशों का जैसे कोई स्पोर्ट्स हो रहा है तो हर देश का क्या होता है, फ्लैग रखा रहता है, तो सब लोग क्या करते हैं, अपने फ्लैग की तरफ देखते हैं और एक दूसरे के फ्लैग का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता की भावना जो होती है वो डेवलप होती है। इसमें भी क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन का महत्व होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मेल जोल, तो खेल के द्वारा ही क्या करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय मेल जोल भी करते हैं। यानी फिजिकल एजुकेशन के द्वारा क्या होता है, मतलब सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा मेलजोल बढ़ता है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आज मेरे द्वारा ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया और आगे मैं आप लोगों को इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे राइट डाउन कर लीजिए। आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट। ओके, अपना इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।